Hello students, in this video we'll discuss chapter number 19, the United Nations. तो बेटा इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या है यूनाइटेड नेशंस, कब यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनाइटेड नेशंस के और वो कौन से ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू यूनाइटेड नेशंस काम करता है। तो क्या है बेटा यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बेसिक मोटो है वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना, वर्ल्ड में सिक्योरिटी को मेंटेन करना। ठीक है, तो इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज पर्पस इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पूरे विश्व में शांति को बनाए रखना ही काम है यूनाइटेड नेशंस का। आफ्टर मैथ ऑफ वॉर्स, कौन से वॉर्स बच्चा? वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो बच्चा वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ऐसे दो वॉर थे जिनमें मैसिव स्केल पे डिस्ट्रक्शन हुआ। हमारी जो 20th सेंचुरी थी उसने दो वर्ल्ड वॉर्स देखे। पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1914 से, ख़त्म होता है 1918 पर। वर्ल्ड वॉर 2 होता है 1939 में शुरू और ख़त्म होता है 1945 पर। तो ये जो दो वर्ल्ड वॉर हमने देखे बहुत ही डिस्ट्रक्टिव थे। दैट कन्वर्स्ड ह्यूमैनिटी इनटू गोरी ब्लड बाथ। अब बच्चा यहाँ पर दो हैवी वर्ड हैं। एक वर्ड है कन्वर्स्ड जिसका मीनिंग होता है सडन वायलेंट मूवमेंट। ठीक है, सडन वायलेंट मूवमेंट। कन्वर्स्ड का मीनिंग क्या होता है? सडन वायलेंट मूवमेंट। और गोरी ब्लड बाथ का मतलब होता है फुल ऑफ वायलेंस, फुल ऑफ ब्लड, मतलब चारों तरफ खून ही खून था। दोनों ही वॉर में, वर्ल्ड वॉर 1 में भी, वर्ल्ड वॉर 2 में भी। दे किल मिलियंस ऑफ पीपल। बच्चा 1 2 3 4 100 200 नहीं, मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ होती है वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में। लेफ्ट मिलियंस मेम्ड एंड क्रिपल्ड। बहुत सारे लोग अपंग हो जाते हैं। क्रिपल्ड मतलब अपंग हो जाना, मेम्ड मतलब बॉडी का आपका कोई पार्ट काम ना करे, आपकी बॉडी का कोई पार्ट खत्म हो जाए। ठीक है, तो लेफ्ट मिलियंस मेम्ड एंड क्रिपल्ड एंड ब्रॉट इन इट्स वेक डिवास्टेशन। और बेटा जो डिवास्टेशन का लेवल था, जो डिस्ट्रक्शन का लेवल था, जो डिसोलेशन था, वो इतना ज़्यादा था कि आज आप बैठ के भी उस डिवास्टेशन को सोच नहीं सकते हो। ठीक हुई बात? अगर हम इमेजिन भी करें ना, अच्छा इतने लोग मरे होंगे, इतने लोग मरे होंगे, पर अगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी पर्टिकुलर फील्ड में भी, भले ही वो अटलांटिक ओशन हो, भले ही वो जापान हो या भले ही वो जर्मनी हो, आप तीनों जगह में से कहीं पर भी जाके देख लें तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये हुआ क्या। अच्छा, ये पहला वॉर था जो हवा में भी लड़ा गया। एरियल बॉम्बिंग भी हुई जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में। यूएसए ने जापान के ऊपर, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब गिराए। ठीक है, ओशन में भी ये वॉर हुआ। जर्मनी और यूएसए ओशन, अटलांटिक ओशन में भी लड़ रहे थे और लैंड के ऊपर तो लड़ ही रहे थे। रशिया और जर्मनी कहाँ लड़ी? ज़मीन के ऊपर लड़ रहे थे। तो मतलब ये वो वॉर था जो ना ही तो हवा को छोड़ता है, ना ही पानी को छोड़ता है, ना ही ज़मीन को छोड़ता है। तीनों ही जगह भयंकर रूप से हम देख रहे हैं कि खून ही खून है। डिस्पेयर ऑन अ लार्ज स्केल बियॉन्ड इमेजिनेशन। हम तो इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ से आपको समझना वो ये है कि 20th सेंचुरी में दो वर्ल्ड वॉर हुए, दोनों की डेट्स याद रखना। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ 14 से 18, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1939 से 1945 तक। इसमें हम लोगों ने देखा मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हुई, मिलियंस ऑफ पीपल क्रिपल्ड हो गए, मैसिव स्केल पे डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन हुआ। और ऐसा डिवास्टेशन, ऐसा डिस्ट्रक्शन जो हम सोच भी नहीं सकते। जो हॉरर और जो ट्रेजेडी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, लेड टू अ पैशनेट एंड यूनिवर्सल डिज़ायर फॉर पीस। तो बेटा जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ, उसके हॉरर, उसकी ट्रेजेडी को देखा तो हमें लगने लगा कि यार अब यूनिवर्सल पीस के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए हमने बनाया लीग ऑफ नेशंस। कब बनाया? 1920 में। क्या बनाया? लीग ऑफ नेशंस। कब बनाया? 1920 में। तो ऐसा नहीं था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सीधे हमारी आंखें खुली, हमारी आंखें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी खुली थी, तब हमने बना दिया लीग ऑफ नेशंस। पर जो लीग ऑफ नेशंस बना था बच्चा, वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। और दूसरे तरीके से कहूँ तो लीग ऑफ नेशन एक फेल ऑर्गेनाइजेशन था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ ना। अगर लीग ऑफ नेशंस अपना काम प्रॉपर कर लेता तो वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता।
तो जो लीग ऑफ नेशंस था वो फेल हुआ इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ 1939 में। A terrifying magnitude and scale of destruction in this war। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था बच्चा, उसमें तो डिस्ट्रक्शन का जो लेवल था, जो स्केल था, जो मैग्नीट्यूड था, वो तो इतना ज़्यादा था कि वो सच में हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये जो बेटा लिखा है ना, और बेटा ये वर्ड लिखा हुआ है ना टेरिफाइंग मैग्नीट्यूड, इसको एक और वर्ड डिफाइन कर सकता है। वो वर्ड्स है ब्लिट्जक्रीग। क्या नाम है? ब्लिट्जक्रीग। ये जो वर्ड है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही फेमस हुआ। अभी आप लोग जाके गूगल में सर्च करें ब्लिट्जक्रीग। ब्लिट्जक्रीग का मतलब होता है बेटा सडन सरप्राइज अटैक। पूरी प्रिपरेशन के साथ सडन सरप्राइज अटैक और जल्दी से जीत मिल जाना। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर को इनिशियल लेवल में बहुत सारी जीत मिली, फटाफट से उसने सडन अटैक किए, सरप्राइज अटैक किए और बहुत सारे एरिया को जीत भी लिया। नो डाउट वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर हारा, पर शुरुआती दौर में उसे बहुत सारी जीत मिली थ्रू ब्लिट्जक्रीग। अच्छा, जो वर्ल्ड वॉर 1 था ये वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुआ ब्लिट्जक्रीग, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये वर्ड फेमस होता है। वर्ल्ड वॉर 1 ट्रेंच वॉरफेयर का यूज़ करता था, बहुत ही स्लो चला। वर्ल्ड वॉर 1 बहुत ज़्यादा स्लो चला क्योंकि इसमें ट्रेंच वॉरफेयर था, पर वर्ल्ड वॉर 2 में ब्लिट्जक्रीग था। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड था बहुत ही टेरिफाइंग था। And scale of destruction in this war created in the minds of people a revulsion for war। और इस तरीके का था कि लोग अब सोचने लगे भाई कि अब हमने ये क्या कर दिया, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। और ये जो वर्ड है रिवल्शन, इसका मतलब होता है घृणा, नफरत करने लगे अब हम वॉर से। एंड इट्स ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसीज। देखो वॉर उस टाइम गुस्से में लड़े गए, छोटे छोटे एरियाज़ के लिए लड़े गए, पर उसके बाद लोगों ने घृणा की, एक्चुअल में लोगों ने नापसंद किया वॉर को और उसके कॉन्सिक्वेंसीज को। वंस अगेन पीपल यॉन फॉर एन एंड्योरिंग पीस। बाद में फिर से लोग, यहाँ पर ये जो वर्ड है यॉन, इसका मीनिंग होता है लालसा, इच्छा। लोगों की फिर से इच्छा होने लगी फॉर एन एंड्योरिंग पीस, कि भाई अब तो हमें टिकाऊ पीस चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी हमने कोशिश की थी पीस को मेंटेन करने के लिए, पर वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। नाउ वी वांट एंड्योरिंग पीस, मतलब लॉन्ग लास्टिंग पीस। एंड इवन एज द बॉम्ब रेन डाउन फ्रॉम द स्काइज, और जो उन्होंने बॉम्ब देखे जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे थे, जिन्होंने लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन किया, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद इन लोगों को लगा कि नहीं, अब तो हमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। और वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। नागासाकी और हिरोशिमा 2 बॉम्ब गिराए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। किसके ऊपर गिराए थे बेटा? जापान के ऊपर गिराए थे। वर्ल्ड वॉर 2 इसी के साथ खत्म होता है। अटलांटिक चार्टर को पढ़ेंगे हम, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। विंस्टन चर्चिल जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ग्रेट ब्रिटेन के, एंड फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे व्यक्ति। एक का नाम विंस्टन चर्चिल जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ग्रेट ब्रिटेन के, एक थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ये बैटल शिप में मिलते हैं, मैट अब्रॉड बैटल शिप, वो शिप जो बैटल के लिए यूज़ की गई थी, उसमें मिलते हैं ऑफ न्यू फाउंडलैंड। कहाँ पर मिलते हैं? अटलांटिक ओशन में, ऑफ न्यू फाउंडलैंड इन द अटलांटिक ओशन। ये दोनों मिलते हैं, कौन मिलते हैं बच्चा? हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, कौन कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल मिलके साइन करते हैं एक डॉक्यूमेंट को जिसको कहते हैं अटलांटिक चार्टर। क्यों कहते हैं अटलांटिक चार्टर? क्योंकि बेटा ये कहाँ पर साइन हो रहा था? अटलांटिक ओशन में ही तो साइन हो रहा था। ऑन 14 अगस्त 1941। कब साइन हो रहा था? 14 अगस्त 1941 को। बेटा वर्ल्ड वॉर 1 चालू हुआ 1939 में, ख़त्म हुआ 1945 को, पर 2 साल बाद 1941 में ही यूके के प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट को लगने लगा कि भैया हमें कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो इंटरनेशनल पीस के लिए काम करे। पर अभी वो ऑर्गेनाइजेशन
कैसी होगी क्या होगी उतना नहीं सोचा गया। अभी सिर्फ अटलांटिक चार्टर साइन किया गया जो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था। वो प्रिंसिपल्स थे म्यूचुअल रिस्पेक्ट कि भाई हर कंट्री एक दूसरे कंट्री को रेस्पेक्ट करेगी, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेगी, और अगर कोई डिस्प्यूट होगा भी तो उसका पीसफुल रिजोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, हमेशा वॉर की बातें नहीं करेंगे। ये प्रिंसिपल्स थे अटलांटिक चार्टर के। और बेटा अटलांटिक चार्टर जब साइन हो रहा था उस टाइम ये भी डिसाइड किया गया, ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तो थे कि म्यूचुअल ट्रस्ट करेंगे, म्यूचुअली कोऑपरेट करके चलेंगे, पीसफुल रिजोल्यूशन फाइंड करेंगे, पर इसके अलावा इन्होंने ये भी बात की थी, इस बात के लिए ये लोग एग्री थे कि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा तो हम हर ह्यूमन बीइंग को बेसिक राइट्स और 4 फ्रीडम्स देंगे, बेसिक राइट्स और 4 फ्रीडम्स देंगे, है ना। बेसिक राइट्स और ये वाला, और मैं और वाला नहीं बोल रही हूँ, पानी और कॉफ़ी वाला नहीं, बेसिक राइट्स, या इसी को हम बोलेंगे 4 फ्रीडम्स। कौन से होंगे वो 4 फ्रीडम्स, कौन से होंगे वो बेसिक राइट्स? पहला, फ्रीडम फ्रॉम वांट। फ्रीडम फ्रॉम वांट एक ब्रॉड कंसेप्ट है बेटा, इसके अंदर ये इंश्योर कराया जाएगा कि वो सारे लोग जो हमारी कंट्री में रहते हैं वो पीसफुली रहेंगे, आराम से रहेंगे, उन्हें आने वाले टाइम में खाना मिलने वाला है कि नहीं, उन्हें कपड़े मिलने वाले हैं कि नहीं, उनके सर पे छत होगी कि नहीं होगी, ये सोचने की उन्हें ज़रूरत ना पड़े। इतनी बेसिक चीज़ें तो उन्हें कौन दे दे, गवर्नमेंट दे दी। तो फिर से ध्यान से सुनो कि फ्रीडम फ्रॉम वांट, एक व्यक्ति आराम से शांति से कब रह सकता है, जब उसे फ्रीडम फ्रॉम वांट हो। अ पर्सन इन अ सिचुएशन वेयर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सच थिंग्स एज वेयर योर नेक्स्ट मील इज कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आएगा हमारे नेक्स्ट टाइम का खाना, क्लॉथ्स कहाँ से आएंगे, हमारे घर पे छत हो, हमारे मतलब सर पे छत होगी नहीं होगी, ठीक है। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप अपने ओपिनियंस, अपनी बातों को तरीके से रख सकते हैं, भले ही वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो या गवर्नमेंट के साथ में हो, ठीक है। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं किसी साउंड ग्राउंड पे तो आप कर सकते हैं, ये राइट आपको देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब ऐसा नहीं है कि बेटा आप किसी को कुछ भी उठ पटांग बोलते रहें, किसी की फैमिली को कुछ भी बोलते रहें, बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट में कोई कमी लगती है, गवर्नमेंट की वर्किंग में कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आप अपने ओपिनियंस को सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर है फ्रीडम of religious belief. The ability to worship in peace and security is a universal right. हर व्यक्ति को राइट है कि वो वर्शिप कर सके एक पीसफुल और सिक्योर एनवायरनमेंट में, ठीक है। हर व्यक्ति के अपने रिलीजियस बिलीफ होंगे, कोई उसे फोर्स नहीं करेगा कि तुम्हें ये ही करना है, ये नहीं करना है, और आपको अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस शांति में करने का राइट है। देन फ्रीडम फ्रॉम फियर। फियर का मतलब क्या है कि आपको ऐसा डर ना लगा रहे कि भाई ये जो सरकार बनी है, ये जो गवर्नमेंट है, ये जो इसके पास आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये कल हो सकता है मेरे राइट्स को छीन लें, मेरे घर को छीन लें, अनडेमोक्रेटिक वे में काम करें। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा भी डिसाइड किया जाएगा, ये लोग ऐसे सोच रहे थे कि गवर्नमेंट होंगे वो मैक्सिमम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही हो, जो हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स दें, व्यक्ति डरा हुआ ना रहे कि भाई आर्म फोर्सेस मेरे साथ क्या करेंगी, गवर्नमेंट मेरे साथ क्या करेगी। तो समझ में आया, यहाँ पर आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करने की जिम्मेदारी किसने ली, सरकार ने ली। यहाँ पर आपको अपनी बात रखने का राइट दिया, यहाँ पर आपको अपने भगवान को अपने तरीके से पूजने का राइट दिया, और यहाँ पर आपका जो डर था गवर्नमेंट से रिलेटेड उसे हटाने की बात की गई। द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, जून 1945 को 50 कंट्री 50 नेशंस मिलते हैं सैन फ्रांसिस्को में और साइन करते हैं यूएन के चार्टर को। पोलैंड विच वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड एट द कॉन्फ्रेंस, पोलैंड उस टाइम कॉन्फ्रेंस में नहीं था, तो बाद में वो इस चार्टर को साइन करता है। तो मतलब ओरिजिनल कितने लोगों ने उस चार्टर को साइन किया, 51 मेंबर स्टेट्स, 50 कंट्री सैन फ्रांसिस्को में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मिले जिन्होंने जून 1945 को यूएन के चार्टर को साइन कर दिया। पोलैंड उस टाइम नहीं था तो पोलैंड ने इसको बाद में साइन किया। तो मतलब ओरिजिनल कितने मेंबर्स ने साइन किया, 51 मेंबर स्टेट्स ने। 24 अक्टूबर 1945
ये जून में चार्टर साइन होता है और 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश हो जाता है। क्यों एस्टेब्लिश होता है? टू सेव सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम वॉर, आने वाली जनरेशंस को वॉर से बचाने के लिए एस्टेब्लिश होता है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है स्कॉच, इसका मतलब होता है कस्ट, महाकस्ट, लॉट्स ऑफ ट्रबल। तो वॉर के ट्रबल से सक्सीडिंग जनरेशंस को बचाने के लिए बनता है यूनाइटेड नेशंस। एंड टू रीअफर्म फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में फेथ को बनाए रखने के लिए हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 24 अक्टूबर को क्या आता है? यूनाइटेड नेशंस डे। जो ओरिजिनल सिग्नेटरीज थे उनमें इंक्लूडेड है ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, फॉर्मर यूएसएसआर और चाइना, फॉर्मर यूएसएसआर। रशिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ मिलकर यूएसएसआर बनाया था, पर 1991 में ये टूट जाता है और अब सिर्फ क्या बचा है? रशिया। और सारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई, जैसे यूक्रेन है ना, जिसके साथ अभी रशिया लड़ रहा है, वो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। तो आज यूनाइटेड नेशंस में कितनी कंट्रीज़ है? 193 कंट्रीज़ हैं और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएन की: इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज़, अरबिक। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस की? 6, जो हैं इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज़, अरबिक। जो यूएन का फ्लैग है, जो यूएन का झंडा है, उसमें 2 बैंड ऑलिव ब्रांचेस हैं विच आर ओपन एट द टॉप से ओपन है, विथ अ वर्ल्ड मैप बिटवीन दैम, और उन दोनों के बीच में क्या है? वर्ल्ड मैप है। दिखाएं, ये बेटा ऑलिव की वो 2 ब्रांचेस जिनके बीच में पूरा वर्ल्ड है। तो ये लोगो ही दिखाता है कि पूरे वर्ल्ड को सेफ्टी देने के लिए बनाया है यूनाइटेड नेशंस। जो वाइट ऑलिव है, जो वाइट ऑलिव ब्रांचेस हैं और जो वर्ल्ड मैप है, आर ऑन लाइट ब्लू बैकग्राउंड। ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर ब्रांचेस हैं वाइट ऑलिव की, उसके बीच में वर्ल्ड मैप है। जो ब्रांचेस हैं, द ब्रांचेस ऑफ द रेड सिंबलाइजेस पीस, ये जो ब्रांचेस हैं पीस को सिंबलाइज करती हैं। ये यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है जो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में सिचुएटेड है। अब ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे हम। यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो पहला ऑब्जेक्टिव्स है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पूरे विश्व में शांति बनी रहे, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, तो पूरे विश्व में शांति सुरक्षा रहे। हर कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रहें, मतलब आपस में कंट्री फ्रेंडली रहें, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। कोई कंट्री अपने आप को सुपीरियर, कोई अपने आप को इन्फीरियर ना समझे, सारी कंट्री इक्वल हो। हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करना है। किस लिए अचीव करना है बेटा? वर्ल्ड में बहुत सारी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम है, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन की। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम, वी रिक्वायर्ड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को अचीव किया बेटा। ये हमने कोरोना के टाइम में देखा भी कि सारी जो कंट्रीज़ थी वो कोरोना की वैक्सीन्स को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन को शेयर कर रही थी, बता रही थी हम किस स्टेज में हैं। तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को हमने कोरोना के टाइम में अचीव किया भी है। टू प्रमोट ह्यूमन, और बेटा जब कोरोना चल रहा था तो इनका ही एक ऑर्गन, एजेंसी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। रोज़ रिपोर्ट्स निकालना, वैक्सीन्स की इन्फॉर्मेशन देना, ये WHO कर रहा था। टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर द पीपल इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, फंडामेंटल फ्रीडम को प्रमोट करना यूएन का ही काम है। कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह ये एक्ट करता है। अगर दुनिया में 2 कंट्रीज़ जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, वो यूएन में आके डिस्कस कर सकती हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। वो प्रॉब्लम्स भले ही किसी भी मैटर से रिलेटेड हो। चाइना, इंडिया यूएन में अपनी बात को रखती हैं। पाकिस्तान भी इंडिया को यूएन के थ्रू कुछ ना कुछ
मैटर वहाँ पर रखता ही रहता है। तो चाइना इंडिया की प्रॉब्लम भी यूएन में है, पाकिस्तान इंडिया की प्रॉब्लम भी यूएन में है, रशिया यूक्रेन वॉर को भी यूएन में डिस्कस किया गया। ये अलग बात है कि कोई कॉमन प्रॉब्लम, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से निकला हो। रशिया यूक्रेन प्रॉब्लम चल ही रही है, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट चल ही रहा है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट चल ही रहा है। तो पर ठीक है, फिर भी ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। बहुत सारे नेशंस वहाँ पर आते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं और यूएन के ऑब्जेक्टिव्स के अटेनमेंट में हेल्प कर सकते हैं। इसका बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि सक्सीडिंग जनरेशन को वॉर से, वॉर के स्कर्ट से, वॉर के कष्ट से, लॉट ऑफ ट्रबल से बचाना, विच हैज़ ट्वाइस ब्रॉट सफरिंग टू ह्यूमन्स, दो बार ऑलरेडी ह्यूमन को सफरिंग्स में डाल चुका है। These implies that every nation must abide by following principle। हर नेशन को इन प्रिंसिपल्स को मानना पड़ेगा। पहला प्रिंसिपल है ऑल नेशन बिग और स्मॉल आर इक्वल। भले यूएसए हो, नेपाल हो, यूएसए बहुत बड़ा, नेपाल बहुत छोटा, पर दोनों इक्वल हैं। दे मस्ट ऑल ओबे द चार्टर। जो चार्टर में जो टर्म्स कंडीशन लिखी गई हैं उसे आपको मानना पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा। ऑल डिस्प्यूट मस्ट बी सेटल्ड पीसफुली। जितने भी डिस्प्यूट्स हैं पीसफुली सॉल्व करने की बात करनी पड़ेगी। नो फोर्स शुड बी यूज्ड, फोर्स का यूज़ नहीं होगा। पर बेटा अगर हम करंट सिनारियो में देखें तो हम इससे बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर लगभग 2 साल चला और अभी भी क्या होगा किसी को नहीं पता है। पीस अभी तक उन लोगों ने अचीव नहीं की है। यूक्रेन कुछ और कह रहा है, रशिया कुछ और कह रहा है, दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक कॉमन बात कर ही नहीं पा रहे हैं। इंडिया चाइना में छोटी मोटी झड़प हमेशा होती रहती है, 1-2 सोल्जर्स हमारे मरते रहते हैं, 1-2 सोल्जर्स उनके मरते रहते हैं। तो ये एक गलत बात है बेटा। इसके पहले अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है, आर्मेनिया और अजरबैजान आपस में लड़ रहे थे, तो आर्मेनिया अजरबैजान भी वॉर करने लग गए थे। तो ये है। अच्छा, इधर इजराइल पैलेस्तीन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही। यूएन है पर यूएन 100% सक्सेसफुल भी नहीं है। पर हम ये भी कह सकते हैं कि आज तक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया था 1945 में, आज हमें 2023 में, तो वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ। तो कह भी सकते हो आप कि यूनाइटेड नेशन सक्सेसफुल है, पर 100% सक्सेसफुल तो नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है डिस्कस में। अगर आपको बोला जाए कि यूएन ऑब्जेक्टिव्स में से 4 को कंसीडर करो जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो आप कौन से करेंगे? तो बेटा ये आपको खुद से कर लेना है। नाउ द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस में हम पढ़ेंगे कि भाई यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के 6 मेन ऑर्गन हैं, जो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटेरिएट। तो एक एक करके हम इन्हें ग्रेट डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है द जनरल असेंबली। जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो मेंबर्स होते हैं जनरल असेंबली के। ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर द मेंबर ऑफ जनरल असेंबली। हर मेंबर नेशन अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है, बट दे आर एंटाइटल्ड टू 1 वोट पर नेशन। एक नेशन को एक ही वोट मिला हुआ है। 1 नेशन 1 वोट का प्रिंसिपल यहाँ यूज़ होता है। ऑल दो वी कैन सेंड आर 5 रिप्रेजेंटेटिव, हम हमारे 5 रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, पर वोट इंडिया की तरफ से एक ही होगा, क्योंकि 1 नेशन 1 वोट की बात करता है यूएन। जो जनरल असेंबली है वो एक बार साल में मिलती ही है और स्पेशल सेशन भी इनके हेल्ड होते हैं अगर कोई क्राइसिस हो जाए तो। अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो इन्होंने स्पेशल सेशन लिए, फिर कोरोना के टाइम पे लिए। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जनरल असेंबली के, वो हैं इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना और उनके सोल्यूशन को रिकमेंड करना, रिकमेंडेशंस देना, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की, कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनका जो सेटलमेंट हो वो पीसफुल वे में हो, इसके रिकमेंडेशंस देना, यूएन के यूनाइटेड नेशंस के बजट को अप्रूव करना। यूनाइटेड नेशंस का बहुत बड़ा बजट होता है बच्चा, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन हेल्प पूरे वर्ल्ड को देता है। इनकी पीस कीपिंग फोर्सेस भी होती हैं तो इनका बजट अच्छा खासा होता है, तो उसको अप्रूव करना जनरल असेंबली का काम है। नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करना सिक्योरिटी काउंसिल के, मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के, ट्रस्टीशिप काउंसिल के मेंबर यहीं से जनरल असेंबली से इलेक्ट होके जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के जो अदर ऑर्गन हैं उनके वर्क को सुपरवाइज करना जनरल असेंबली का ही काम है। कलेक्टिव मेजर्स लेने के लिए रिकमेंडेशन देना,
इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ड्यूरिंग द क्राइसिस, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। देखो जो यूनाइटेड नेशंस के जो आर्म्ड फोर्सेज होते हैं ये अगर किसी कंट्री में जाते भी हैं तो पीस रेजोल्यूशन के लिए जाते हैं, ठीक है। जितने भी डिसीजंस होते हैं वो जनरली सिंपल मेजॉरिटी वोट से लिए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत भी होती है। वैसे तो सिंपल मेजॉरिटी अगर 100 लोग हैं 51 ने हाँ कर दिया तो वो काम हाँ हो जाता था, पर कुछ केसेस में 2/3 मेजॉरिटी, ये मैंने एग्जांपल दिया कि 100 में से 51, ठीक है ना, एग्जांपल है। तो जितने भी मेंबर हो उसमें से अगर 50% मेंबर से ज़्यादा हाँ बोल रहे हैं तो वो काम हाँ हो जाएगा। कुछ केसेस में 2/3 मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट आती है। अब है सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। इसे एनफोर्समेंट विंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूएन का एनफोर्समेंट विंग। यूनाइटेड नेशंस के एनफोर्समेंट विंग क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। जो 5 हैं वो परमानेंट हैं। वो है यूएसए, यूके, फ्रांस, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड रशियन फेडरेशन। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये वही 5 कंट्री हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 जीती थी। वर्ल्ड वॉर 2 जीतने वाली कंट्रीज हैं यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया। ये वर्ल्ड वॉर 2 में विनिंग साइड में थे तो ये परमानेंट मेंबर बन गए, विनर ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और इन्हें इलेक्ट करती है जनरल असेंबली। तो United Nations has 15 members, out of that 5 are permanent and 10 are non-permanent members that are elected by General Assembly for a term of 2 years. सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना वर्ल्ड में। ये लोग मिलते हैं जब भी नीड अराइज होती है। डिसीजंस मेजॉरिटी वोट से लिए जाते हैं। एटलीस्ट 9 मेंबर्स जब हाँ बोल दें, इंक्लूडिंग ऑल 5 परमानेंट मेंबर्स। Decisions are taken by majority of vote, at least 9 members हाँ बोल दें, including all 5 permanent members। अगर एक भी परमानेंट मेंबर का नेगेटिव वोट गया, जिसे हम कहते हैं वीटो, तो बात नहीं बनेगी बेटा। A negative vote by one of the permanent members would lead to cancellation of resolution. Resolution cancel हो जाएगा, मतलब परमानेंट मेंबर्स में से एक की भी ना हुई तो सबकी ना हो जाएगी, वो काम होगा ही नहीं। इस पावर को हम कहते हैं वीटो पावर। दिस राइट टू प्रिवेंट एक्शन बीइंग टेकन इज नोन एज वीटो। ये जो राइट है जिसमें आप रोक रहे हो उस एक्शन को जो ऑलरेडी होनी है। द राइट टू प्रिवेंट एक्शन बीइंग टेकन, वो एक्शन जो ले ली गई है उसको रोकने के लिए जो पावर यूज़ हो रही है इसे कहते हैं वीटो। जब 15 में से एक मेंबर, 5 परमानेंट मेंबर में से एक मेंबर जो नो कह दे तो वो काम नहीं होगा, इसे कहते हैं वीटो पावर। 15 टोटल मेंबर है तो 10 तो नॉन परमानेंट हुए, 5 परमानेंट है। 5 परमानेंट के पास ही क्या है? वीटो पावर। तो इनमें से एक भी ना बोलेगा तो भले ये 10 हाँ बोल दें, इनमें से 4 हाँ बोल दें, 14 की हाँ भी कुछ नहीं कर पाएगी। This means that any resolution become ineffective even if one of the permanent member vote against it। मतलब कोई भी resolution पास नहीं होगा अगर 15 में से एक भी व्यक्ति, 15 नहीं 5 में से एक भी व्यक्ति ना बोल दे। वो 5 कौन से हैं? परमानेंट मेंबर। अगर मैंने कंफ्यूज किया हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, वीटो पावर से परमानेंट मेंबर के पास होती है तो वो रिजोल्यूशन इनइफेक्टिव हो जाएगा जब 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक भी इसके अगेंस्ट वोट कर दे। मीन जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो परमानेंट मेंबर की कंसेंट से ही लिए जाएंगे। कोई भी एक्शन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं ले सकता वीटो के कारण। जो जनरल असेंबली है कैन डील विद द क्राइसिस। वो एक्शन जो भी लेना चाहती है अप्रोप्रिएट एक्शन वो ले लेगी वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए। इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है सिक्योरिटी काउंसिल्स के वो हैं, देखते हैं अब हम क्या फंक्शंस हैं। इस पैराग्राफ को ज़रा ध्यान से पढ़ो बेटा। जब कोई भी एक्शन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं लेगा वीटो के कारण तो जो जनरल असेंबली होगी वो क्राइसिस से डील करेगी। उसे जो भी एक्शन अप्रोप्रिएट लगेगा वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए वो एक्शन ले लेगी। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो पहला फंक्शन है टू इन्वेस्टिगेट इंटरनेशनल डिस्प्यूट। जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करना, फिर उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, पीसफुली सेटल करने के लिए रिकमेंडेशंस देना, मेंबर्स को कॉल करना टू अप्लाई इकोनॉमिक सैंक्शन अगेंस्ट द एग्रेसर्स, टू कॉल ऑन मेंबर स्टेट्स को कॉल करना कि जो अग्रेसर है उसके खिलाफ हमने जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए उन्हें फॉलो करें। मिलिट्री एक्शंस लेना अगेंस्ट द सक्सेसर्स। तो जो भी एग्रेसर हैं, सक्सेसर बोला सॉरी, जो भी एग्रेसर हैं, जो युद्ध करने की बात कर रहा है, जो लड़ रहा है, उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेना भी अगर ज़रूरत हो तो
डिसाइड कौन ही करता है? सिक्योरिटी काउंसिल। ये चैम्बर है ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। Students, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. बेटा इकोनॉमिक सोशल काउंसिल से हम हमारा पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे।